नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दुनिया भर की सारी ऐसी खबरें जो आपके पोर्टफोलियो, आपके इनकम, आपके खर्चे और आपके फ्यूचर बिजनेस एंड इनकम प्रोस्पेक्ट्स को अफेक्ट करती है। तो अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद है जो आपको फाइनेंशियली इंपैक्ट कर रही हैं, वो सारे न्यूज को कवर करें, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिए। तो शुरुआत करूंगा मैं आज के एक ओवरव्यू से। ओवरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है आपको, क्योंकि टॉपिक्स बहुत ट्रेंडी है और काफी इंपैक्ट करते हैं आपके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट या फिर व्हेन इट कम्स टू रिटर्न्स। सबसे पहला आर्टिकल यहाँ पर है इंडिया के 5th जनरेशन फाइटर्स के लिए हम बात कर रहे हैं जेट फाइटर की। जब से इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट आया है तब से काफी डिस्कशन चल रहे हैं और ट्विटर पर कावेरी इंजन काफी ट्रेंड कर रहा है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा यहाँ पर। फिर बात करने वाले हैं एल के बारे में, क्योंकि एल लार्सन एंड टूब्रो लिस्टेड कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है, कंग्लोमरेट है और अब ये डिफेंस सेक्टर में भी रैंप अप कर रही है, काफी इन्वेस्टमेंट्स करने वाली है डिफेंस सेक्टर में। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एशियन पीयर्स की। कार सेल्स में मूडीज की रिपोर्ट आया है कि इंडिया एशियन पीयर्स को पीछे छोड़ सकता है, तो देखना होगा कि कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर ज्यादा बढ़िया ग्रोथ है, कहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। चाइना टू कलेक्ट रिकॉर्ड $22 बिलियन, $22 बिलियन चाइना कलेक्ट करने वाला है बेल्ट रोड इनिशिएटिव डेट रीपेमेंट से। तो चाइना ने काफी पैसा बांटा है पिछले 20 सालों में और अब वक्त आ गया है पैसे को वापस कलेक्ट करने का। तो देखना होगा कैसे डिफॉल्ट हमें देखने को मिलेंगे और कंट्रीज किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। और फिर बात करेंगे लेगेसी ई स्कूटर कंपनीज की। यहाँ पे ई स्कूटर एक नया ट्रेंड आ गया है, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, और जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वो कंपनी तो बिल्कुल आप देखो कि डाउनफॉल देख रही है अपना। तो देखना होगा कि लेगेसी कंपनीज, यहाँ पे जो पुरानी कंपनीज है वो कैसे अडेप्ट करती है और नए सेगमेंट में कैसा परफॉर्म करती है। शुरुआत करूंगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। इंडिया 5th जनरेशन फाइटर्स ऑल सेट टू टेक ऑफ एट जेट स्पीड। तो इंडिया के जो 5th जनरेशन फाइटर की यहाँ बात चल रही है, जेट फाइटर की, यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकाला है और इसके बाद काफी खलबली मची हुई है पूरे सेक्टर में। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बाद हमें रियलाइज हुआ कि बहुत जरूरी है कि हम अपने लोकल डिफेंस सेक्टर को, इंडिजिनस सेक्टर को पंप करें। और इंडिया का जो सबसे बड़ा मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम है इस टाइम पे, ये काफी ट्रेंड कर रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कंपैरेटिव मॉडल यहाँ पे लॉन्च किया है, क्लियर किया है। इस मॉडल में क्या होगा कि जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं, सरकारी कंपनीज और प्राइवेट कंपनीज हैं, दोनों को इक्वल मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का इस बिड में। तो एक एम्बिशियस, एक सपना है हमारा कि हम एक एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाएं, एएमसीए जिसे हम बोलते हैं। और ये प्रोग्राम जो है, इसी प्रोग्राम के तहत हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे एक नए 5th जनरेशन फाइटर जेट का। तो इंडिया के पास अभी कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, जैसा कि यूएस बना चुका है, रशिया के पास है, या फिर रशिया के पास भी जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उससे कई लोग 4.5 जनरेशन कहते हैं। बट आप ये देखिए कि चाइना ने भी अभी सेल्फ प्रोक्लेम एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट लॉन्च किया है। और इन सारी कंट्रीज के पास एक चीज है स्पेसिफिकली जो इंडिया के पास नहीं है, वो है एक इंजन। ट्विटर पे अगर आप देखोगे इस टाइम पे कावेरी इंजन काफी ट्रेंड कर रहा है, जो इंडिया का काफी पुराना प्रोजेक्ट है, 1980s में शुरू हुआ था। और इंजन तो हम बना चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास इंजन नहीं है जेट फाइटर को यूज करने के लिए, बट जो हमें पेयर्स और कंपटीटर्स जो इंजन दे रहे हैं इस टाइम पे, वो काफी बढ़िया है उससे। तो आप कोई भी एक डिसेंट सा इंजन ऐसा नहीं है कि अपने जेट फाइटर में यूज करोगे, आप वो यूज करोगे जो काफी बढ़िया एफिशिएंट है, काफी अच्छा थ्रस्ट है, जो स्पेक्स है वो काफी अच्छे हैं, और ये मतलब इतना इजी नहीं है इसे अचीव करना। तो डिफेंस मिनिस्टर हमारे हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक नया अप्रोच लार्ज डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए क्लियर किया है। ये नया मॉडल है जहां पे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों compete करेंगे, और गवर्नमेंट ओन्ड एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ये है जो डिजाइन कर रही है फाइटर एयरक्राफ्ट। तो लीडिंग कंटेंडर्स इस प्रोग्राम के लिए कौन कौन से हैं? हमने कहा कि ठीक है 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लेकिन लाखों करोड़ की यहाँ बात चल रही है, ठीक है, प्रोटोटाइप की। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एचएएल इंडिया की कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, और इसके अलावा टाटा एडवांस सिस्टम्स, ये टाटा की कंपनी है। और इसके अलावा अडानी डिफेंस, ये एक काफी बड़ा यहाँ कंपटीटर हो सकता है। इसके अलावा लार्सन एंड टूब्रो, एलएनटी का नाम सबने सुना होगा। तो एलएनटी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लेती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले रही है इंडिया में, बट अब वो डिफेंस को बहुत सीरियसली ले रही है। इस वक्त आईएसआरओ के भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी एलएनटी का अच्छा खासा पार्टिसिपेशन होता है। तो एलएनटी यहाँ पे नॉलेज, एक्सपीरियंस के थ्रू लेना चाह रही है। एक तरीके से स्टार्टिंग के जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं वो इनके लिए इंटर्नशिप की तरह रहे हैं, और अब वो इंटर्नशिप से जितना उन्होंने सीखा है अब वो उसको मोनेटाइज करना चाहते हैं। तो एग्जीक्यूशन मॉडल जैसा हम अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे इंडियन कंपनीज या तो अकेले या फिर पार्ट होगी, एक कंसोर्टियम का पार्ट होंगी, जिन्हें इनवाइट किया जाएगा इस प्रोग्राम में,
और जो डेवलप करेंगी प्रोटोटाइप्स और सीरियल प्रोडक्शन करेंगी एएमसीए जेट्स का। तो पहला बैच जो है 120 फाइटर जेट्स का हो सकता है, जो पहला ऑर्डर हो सकता है, एंड ये होगा स्टार्ट कब तक, 2035। तो 2025 में हमें 2035 प्लान करना होगा डिफेंस में, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, मैं कहूंगा कैचअप कर पाएंगे जहां पे डेवलप कंट्रीज है इस वक्त। तो अगर आप देखोगे तो एग्जीक्यूशन मॉडल अप्रोच इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहा है प्राइवेट कंपनीज को भी, पब्लिक कंपनीज को भी। एचएएल एक्सपेक्टेड है कि वाइडली मतलब पार्टिसिपेट करेगा इस प्लान में, क्योंकि एचएएल इस टाइम पे सबसे बड़ी कंपनी है जो इस स्पेस में काम कर रही है और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी उनके पास ही है। एंड जो न्यू जेट्स हैं वो फीचर करेंगे लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जैसे कि स्टेल्थ फीचर्स होते हैं कि ये रेडार में डिटेक्ट नहीं कर पाएगा इन्हें एनिमी, और इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लॉन्ग रेंज टारगेटिंग कैपेबिलिटीज और एबिलिटी की जॉइंटली ऑपरेट कर पाए यूएवीज के साथ। मतलब आगे लोग ऐसे इमेजिन कर रहे हैं 5th जनरेशन और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को, कि यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट होगा और इसके साथ लाइन से ढेर सारे ड्रोन्स उसके साथ चल रहे होंगे जो ऑटोनोमस होंगे, और वो उसको असिस्ट करेंगे, चाहे आप देखो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज में, ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज में। तो लाखों करोड़ की यहाँ पे बात है मैं कहूंगा, और ये बहुत बड़ा ड्रीम है इंडिया के लिए कि वो एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इंडिजिनसली बना पाए, उसका इंजन बना पाए, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडार्स, सारी चीजें। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड दुनिया में गिने चुने देश हैं जो ये कर पाए हैं। एंड स्पेस में जाना, रॉकेट लॉन्च करना, इससे काफी ज्यादा मैं कहूंगा इजी है, क्योंकि जब आप ऐसे एडवांस इंजन बनाने की बात करते हो और जेट फाइटर्स बनाने की बात करते हो, तो इसमें काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। काफी सारे लोगों को, हमें ब्रिलियंट लोगों को एक साथ रखना होगा, और अगले 10 से 15 साल इसमें हमें इन्वेस्ट करने होंगे पैसे के साथ। तो काफी सारी कंपनीज है जिनका मैंने नाम लिया है, तो ऑफ कोर्स ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट आप नजर रख सकते हो कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जिन्हें काफी बेनिफिट हो सकता है इससे, जो एलिजिबल है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो पार्टिसिपेट कर सकती है ऐसे लाखों करोड़ों के अपॉर्चुनिटीज में जो अगले 10 सालों में आने वाले हैं। एल की मैं बात करूंगा। एल रैंप अप कर रहे हैं अपना डिफेंस प्ले टू बिलियन डॉलर बिजनेस। एल अब यहाँ पे देखो काफी चीजों पे फोकस करता है। अब जैसे बिजनेस सेगमेंट्स की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, 1,73,000 करोड़ की वैल्यू है। एनर्जी 87,000 करोड़, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग 18,000 करोड़, आईटी एंड टेक सर्विसेज 47,000 करोड़, फाइनेंशियल सर्विसेज 15,000 करोड़, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स 5,000 करोड़ और अदर्स 9,145 करोड़। तो करीब 3,56,000 करोड़ का इसका ओवरऑल ऑर्डर बुक है। ऑर्डर बुक मतलब इतने ऑर्डर्स हैं इनके पास जिनकी वैल्यू अभी इतनी है। अब यहाँ पे फोकस इनका ये है कि इस ऑर्डर बुक में ना हम लोग एक नया मैं कहूंगा एक नया सेक्टर ओपन अप कर दे, और ये सेक्टर क्या है, ये है डिफेंस। एल चाहता है कि वो डिफेंस को ओपन अप करे और डिफेंस में आए पूरे एग्रेसिवली। एल यहाँ एम कर रहा है कि एक मल्टी बिलियन डॉलर इनका डिफेंस बिजनेस होना चाहिए, एंड शार्प राइज होना चाहिए 6,000 करोड़ का जो करेंसी वैल्यू अगर आप देखोगे ओवरऑल ऑर्डर्स का इससे। एंड ये अपग्रेड करना चाहता है और मॉडर्नाइज करना चाहता है इंडियन मिलिट्री को और इंडियन डिफेंस को। इंजीनियरिंग कॉन्ग्लोमरेट है ये, और इनका काफी बड़ा प्रेजेंस है डिफेंस सेक्टर में। ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वॉरशिप्स और पेट्रोल वेसल्स, इसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी गन्स, मिसाइल सिस्टम्स और बाकी सारी चीजें। तो मोदी गवर्नमेंट ने एम्बिशियस टारगेट रखा है 30,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का। मतलब हम खुद के लिए तो ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन हम दूसरे देशों को ये एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एंड 50,000 करोड़ तक हम इसे पहुंचाना चाहते हैं FY29 में। तो गवर्नमेंट यहाँ एम कर रही है कि डिफेंस, डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन जो है ये 1.6 लाख करोड़ का होना चाहिए टोटल 26 में, और FY29 में 3 साल में ये डबल हो जाना चाहिए, एटलीस्ट 3 लाख करोड़ का हो जाना चाहिए। तो अगर हमारे एक्सपोर्ट्स डबल हो जा रहे हैं, हमारा सेक्टर ही डबल हो जा रहा है अगर 3 साल में, तो कंपनीज के अंदर आप सोचिए कितना पोटेंशियल है यहाँ पे। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। इंडिया अगर इसे अच्छी तरीके से फॉलो थ्रू कर पाता है, इन्वेस्ट कर पाता है सिंसियरली, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री हम क्रिएट कर सकते हैं, और दुनिया भर में जितनी भी कंपनीज हैं उन्हें हम चैलेंज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जो रशियन और अमेरिकन कंपनीज है जो डोमिनेट करती है डिफेंस सेक्टर में। बात करूंगा अगले आर्टिकल की। इंडिया में ओवरटेक मेजर एशियन पेयर्स इन कार सेल्स ग्रोथ बाय 2030। मूडीज रेटिंग्स ट्यूसडे को कह रहे हैं, ट्यूसडे को इन्होंने कहा है कि इंडिया के जो कार सेल्स है वो लाइकली ग्रो कर सकते हैं एट अ CAGR ऑफ 3.5%। 3.5% का ग्रोथ हो सकता है CAGR कार सेल्स की अगर बात करें तो, और चाइना और जापान को पीछे छोड़ सकते हैं, और मेजर एशियन इकोनॉमीज को भी करीब 5.1 मिलियन यूनिट्स पर ईयर हम बेच सकते हैं कार्स एट दी एंड ऑफ दिस डेकेड। तो 3.5% का CAGR है कार यूनिट सेल्स में इंडिया में थ्रू 2030, एंड फास्टर ग्रोथ है ये देन चाइना, कोरिया, जापान इन द सेम पीरियड। इंडिया का तीसरा लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट इंडिया है, यूएस और चाइना के बाद। एंड यहाँ पे लोग
कहाँ पर बेट कर रहे हैं? तो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में लोग बेट कर रहे हैं, पता है आपको कहाँ पर? इंजन पर नहीं, कार्स पर नहीं, लिथियम आयन बैटरीज पर। लोग सप्लाई चेन क्रिएट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में, और सबसे ज्यादा निवेश अगर आप देखोगे सिंसियरली कंपनीज वहां करना चाहती हैं। तो लिथियम आयन बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग में जहां पे कम्युनिटिव इन्वेस्टमेंट आ रहा है $10 बिलियन का। इवन दो इस टाइम पे इंडिया में सिर्फ 2% गाड़ियां जो बिक रही है वो ईवी है, 2% पेनिट्रेशन है हमारा। लेकिन ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि 9 से 10% जो टू व्हीलर मार्केट है, एंट्री लेवल कार्स है, ये सारे काफी तेजी से बढ़ सकते हैं और काफी तेजी से डबल डिजिट में इनका शेयर आ सकता है इंडिया में। तो आप इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्यूचर देख के करते हो। आप ये नहीं कहते हो कि अरे यार इसका शेयर इंडिया में तो अभी 1% है, या डिफेंस इंडस्ट्री तो सिर्फ 20,000 करोड़ एक्सपोर्ट करती है। नहीं, ये आगे कितना करने वाली है। ये 2029 में 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स टारगेट कर रहे हैं। तो आप आगे के लिए निवेश करोगे क्योंकि ये पैसा आप 2029 या 2030 में विड्रॉ करना चाहोगे। तो जो अजम्पशंस हैं ये सपोर्ट करते हैं व्यू कि इंडिया ग्रो करेगा एक 5 मिलियन कार मार्केट में एट द एंड ऑफ द डिकेड, और इस टाइम पे कितना है, 4.2 मिलियन है। तो करीब करीब 0.8 मिलियन कार्स यहाँ से और ज्यादा बिकेंगी पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो जितने भी कंपनीज है पूरी दुनिया में, अगर आप देखोगे, चाहे कोरियन कार कंपनीज है, जापानीज कार कंपनीज है, चाइनीज कार कंपनीज है, अमेरिकन कार कंपनीज है, वो इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहती है, इंडिया में प्रोडक्ट्स को लाना चाहती है। और इंडियन कंज्यूमर्स का अगर पर कैपिटा इनकम यहाँ से इंक्रीज करता है, तो मुझे लगता है कार और ऑटोमोबाइल सेक्टर इतना रैपिडली बढ़ सकता है कि हो सकता है हमारे पास 1 इंच जगह ना हो कि हम बाहर ले जाकर के कार को पार्क कर सकें, या फिर कार को बाहर ले जाकर टाइम से घर पे आ सकें, एक दिन में वापस आ सके। क्योंकि आप ट्रैफिक देख रहे हो स्पेसिफिकली कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में, और अब तो टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में भी आप देखोगे ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है हमारे लिए। तो कार सेल्स का नंबर बहुत अच्छा लगता है अगर आपकी पोर्टफोलियो में कार कंपनीज है, लेकिन बड़ा डर लगता है अगर आपको बाहर जाना पड़ता है घर से काम के लिए या फिर किसी दूसरी चीज के लिए। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की, और यह है चाइना के बारे में। चाइना टू कलेक्ट $22 बिलियन BRI डेट रीपेमेंट्स। चाइना यहाँ पे क्या करने वाला है, आप देखिए, चाइना $22 बिलियन का डेट रिकलेक्ट करने वाला है। मतलब पैसे जो इन्होंने उधार दिए हैं पिछले 10 से 15 सालों में अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, अब इस पैसे को ये वापस लेना चाहता है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कई साल से अगर आप देखोगे तो काफी सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ये प्रेस करा था और वार्न करा था कंट्रीज को कि आप चाइनीज डेट ट्रैप पे मत फंसो। मतलब आपको जरूरत है लेट्स से $10 बिलियन की, एंड यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट काइंड ऑफ मनी। क्यों? क्योंकि आप लेट्स से आपके यहाँ प्रॉब्लम्स है, आप इट्स क्लियरली एविडेंट कि आप पैसे लौटा ही नहीं पाओगे। लेकिन चाइना क्या करता था, चाइना कुछ अच्छे से स्ट्रेटेजिक चीजें इनसे डिमांड करता था, इन कंट्रीज से थोड़े फेवर लेता था, उसके अलावा फिर उन्हें वो डेट दे रहा था, और डेट देने के बाद काफी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा था। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क की अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अब काफी फेमस है, राइट? काफी इंडिया ने भी इसके ऊपर देखोगे तो वार्न किया है पाकिस्तान को, क्योंकि ये हमारे कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं जो इंडियन मैं कहूंगा टेरिटरीज हैं, पाकिस्तान ने जहां ऑक्यूपाई कर रखा है, ये वहां से गुजर कर जाता है। तो काफी सारे मैं कहूंगा यहाँ पे इंडिया ने वार्निंग्स दिए, बट स्टिल ऑफ कोर्स यहाँ पे काफी तेजी से आपने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की कोशिश की चाइना ने। एंड प्रॉब्लम क्या हुआ कि पाकिस्तान के साथ जो अग्रीमेंट है, जहां पे चाइना ने इनको काफी सारा लोन दिया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लोन दिया इस प्रोजेक्ट में खर्च करने के लिए, वो सारा अनडिस्क्लोज इंटरेस्ट रेट पर है। मतलब चाइनीज गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया, और पाकिस्तान के लोगों को ये नहीं पता कि क्या इंटरेस्ट वो पे कर रहे हैं इस पे, ये गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट्स ने इसे सीक्रेट रखा है। तो इस तरीके से काफी सारी कंट्रीज के साथ इन्होंने ऐसे एग्रीमेंट किए जहां पे इंटरेस्ट रेट्स को इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करने दिया। और इसके बाद क्या हुआ, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जहां पे वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने काफी अच्छे स्ट्रेटेजिक एसेट्स या तो वहां पे सिक्योर किए, या फिर आप देखोगे दूसरे फेवर्स लिए। तो यहाँ पे चाइना अब क्या कर रहा है, एक कैपिटल प्रोवाइडर से ये डेट कलेक्टर बन रहा है। पहले ये लोगों को पैसे दे रहा था, अब ये पैसे कलेक्ट कर रहा है, और 75 डेवलपिंग कंट्रीज है जिनसे इन्हें लोन वापस लेना है, पैसा वापस लेना है, और ये दुनिया की सबसे कुछ तो पुअरेस्ट कंट्रीज है और सबसे वल्नरेबल कंट्रीज है। और दिस ईयर अगर आप बात करें तो ये पे बैक होगा $22 बिलियन के लोन्स का ओ टू बीजिंग, अकॉर्डिंग टू डेटा बाय ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक। तो चाइना एक लीडिंग डेट कलेक्टर बन गया है डेवलपिंग कंट्रीज से, और पहले ये एक नेट कैपिटल प्रोवाइडर था, पहले पैसा दे रहा था। तो बेल्ट और रोड लेंडिंग काफी तेजी से बढ़ गया था, एंड यहाँ पे अब अगर आप देखोगे तो काफी
यहाँ पे मामला अब पलट चुका है। तो हमें देखना होगा कितनी कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया में, क्योंकि जो 75 कंट्रीज़ हैं, ये कुछ वर्ल्ड की पुअरेस्ट और मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं। तो कहीं न कहीं हमें डिफ़ॉल्ट्स देखने को मिलेंगे, हमें रिस्ट्रक्चरिंग्स भी देखने को मिलेंगी। और चाइना खुद एक डिलेमा फेस कर रहा है। चाइना एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो फेस कर रहा है डिप्लोमैटिक प्रेशर का, कि किस तरीके से रिस्ट्रक्चर किया जाए एक अनसस्टेनेबल डेट को। अगर आप ऐसे लोगों को डेट दे रहे हो जो आपको पता है पे ही नहीं कर सकते, सस्टेनेबल ही नहीं है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स आएँगी। जो एजेंसीज़ ये डेट दे रही हैं, वो परेशान करेंगी चाइनीज़ गवर्नमेंट को कि हमें ये पैसा तो चाहिए काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। तो एक माउंटिंग डोमेस्टिक प्रेशर है इस टाइम पे कॉस्टली कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कि आप आउटस्टैंडिंग डेट्स को जल्दी से जल्दी रिकवर करो। तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग कोऑपरेशन है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, वो इंटरनेशनल कॉमन प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन्ड है। इनका कहना है जो कॉमन प्रैक्टिसेस होती है इंटरनेशनली, जो नॉर्म्स फॉलो होते हैं, हम वही फॉलो करते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट का ये कहना है। मार्केट प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ डेट सस्टेनेबिलिटी। एंड यहाँ पर 54 आउट ऑफ 120 डेवलपिंग कंट्रीज जो है विद अवेलेबल डेटा एंड डेट सर्विस पेमेंट्स टू चाइना नाउ एक्सीड कंबाइंड रीपेमेंट्स टू द पेरिस क्लब रिपोर्ट सेड। तो चाइना वर्ल्ड के लीडिंग, आप देखोगे तो ऐसी कंट्रीज में से बन गया, ऐसे मैं कहूंगा पार्ट ऑफ ग्रुप बन गया जो लीड करता है इन टर्म्स ऑफ डेट। जैसे आप देखोगे तो जापान यूजुअली सबसे ज्यादा डेट आज तक होल्ड कर रहा है। इसके बाद आई थिंक यूरोप आता होगा, जर्मनी आता है, और फिर तीसरे नंबर पे आप देखोगे तो यहाँ पे चाइना। अब बात करूंगा अगले आर्टिकल की, और यह है लेगेसी ई स्कूटर कंपनीज के बारे में। तो लेगेसी कंपनीज कौन सी होती है? जो पुरानी कंपनीज है स्कूटर में और बाइक्स में, टू व्हीलर में, जैसे कि बजाज, हीरो, टीवीएस। और नई कंपनीज कौन सी आ गई? जैसे एथर है, इसके अलावा ओला है, और ये जो नई कंपनीज है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में है। तो ओला इलेक्ट्रिक अगर आप देखोगे तो अब ये आ चुका है थर्ड पोजीशन पे इंडिया में, जो नंबर 1 था एक टाइम पे स्पेसिफिकली अपने सेगमेंट में। ये इंडिया के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में मई के महीने में अगर आप देखोगे तो टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो इन दोनों से पीछे आ चुका है। एंड सेक्टर वाइड अगर आप सेल्स ब्रेकडाउन देखोगे तो अर्स्टवाइल जो मार्केट लीडर था वो अब ऑपरेशनल और रेगुलेटरी चैलेंजेस फेस कर रहा है। ओला आप देखोगे तो पिछले 1 साल में जब से लिस्ट हुआ ये काफी ज्यादा नजरों में आ गया, काफी कंट्रोवर्सीज हुई है ओला को लेकर के। तो भविष्य अग्रवाल जी द्वारा लीड की गई ये कंपनी है जिनके पास 20% मार्केट शेयर था पिछले 26 दिन में। मई के जो पहले था अप्रैल में 22.1%, वहां से ये 20% आ गया, तो 2.1% का हमें रिडक्शन देखने को मिल रहा है। एंड 15,221 व्हीकल रजिस्ट्रेशन आई हैं 1 से 26 मई तक, जो करीब 60% कम है। पिछले साल ओला ने पिछले साल मई के महीने में शुरुआत के 26 दिनों में 37,388 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बेचे थे। इस साल इन्होंने बेचे हैं कितने? सिर्फ 15,221, तो 60% का डिक्लाइन आया है। तो कोई कंपनी नंबर 1 नंबर 2 होती है तो कभी भी उन्हें हम्बल ही रहना बहुत जरूरी है उनके लिए, फाउंडर्स को भी और कंपनीज को भी, क्योंकि कब क्या पलट जाए कुछ पता नहीं, मार्केट ऐसी चीज है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट टीवीएस मोटर और बजाज को देखोगे तो 25% और 22.6% का इनका अब शेयर हो चुका है। एथर एनर्जी ने भी ड्रॉप पोस्ट किया मार्केट शेयर में, ये अब आ चुका है 13.1 मार्केट शेयर पे 1% पे, जो पहले था 14.9। तो एथर ने ड्रॉप पोस्ट किया और ओला ने ड्रॉप पोस्ट किया है। टीवीएस ऊपर जा रहा है, बजाज भी ऊपर जा रहा है। तो जो पुरानी कंपनी थी इन्होंने स्टार्ट लेट किया ईवी के सेगमेंट में, लेकिन आप देखो ग्रोथ इनकी बढ़िया रही है, मतलब थोड़ा लेट आया ग्रोथ लेकिन काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। एंड ओला और एथर की शुरुआत बहुत ही बढ़िया थी, 90% मार्केट शेयर लेके बैठे थे उस टाइम पे, सबको हैरान कर दिया था। बट अब धीरे धीरे आपको देखो कि ये मार्केट शेयर लगातार लूज करते जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप रोज ऐसे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।